आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एडिक्शन के बारे में, वो है मेंटल हेल्थ के बारे में। कैसे नशे की शुरुआत होती है और कैसे छोड़ सकते हैं हम उस नशे को। मेरा नाम आयुष मुद्गल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अभी करेंटली आई एम वर्किंग इन अल्फा हीलिंग सेंटर। कौन से सबसे ज़्यादा एडिक्शन होते हैं जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं? टोबैको एडिक्शन इज देयर, स्मोकिंग। जो अल्कोहल ले रहे हैं तो स्मोकिंग उससे भी ज़्यादा एडिक्टिव है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल। सबसे ज़्यादा एज ग्रुप्स क्या रहते हैं जो सबसे ज़्यादा अभी एडिक्टेड बोल सकते हैं हम? गुजरात में पर्टिकुलरली च्यूइंग टोबैको मोस्टली कॉमन पाया जाता है। 16 से लेट्स से 27-28 तक के दीज आर द पीपल जिनके साथ कैनबिस एडिक्शन सबसे ज़्यादा मिलता है। सो जनरली ऐसा देखा जाता है, अगर कोई खुद से कोई एडिक्शन छोड़ना चाहता है, ऐसा भी देखा गया है कि 1-2 महीने 3 महीने के बाद वापस से वही या फिर उससे ज़्यादा इंटेंस उनका एडिक्शन हो जाता है। उस चीज़ को कैसे टैकल करना चाहिए? 10 साल 15 साल 20 साल स्मोक किया हुआ है या वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं और उसके बाद सडनली उनको ऐसा हो रहा है कि मैं अब ये छोड़ना चाहता हूँ। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि जो डैमेज इतने सालों से हो रहा है वो वापस से रिकवर हो जाएगा छोड़ने के बाद। सो आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे थोड़ा सा उनके बारे में। सो वेलकम टू माय शो। आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा मैं। हाय मीर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम आयुष मुद्गल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अभी करेंटली आई एम वर्किंग इन अल्फा हीलिंग सेंटर एंड मैंने अगर मेरे बारे में थोड़ा और जानना है तो मेरा बैचलर्स मैंने किया था एमिटी यूनिवर्सिटी से इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। आफ्टर दैट आई मूव टू बैंगलोर। मास्टर्स मैंने किया फिर वहाँ से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से। देन आई डिड माई एमफिल फ्रॉम पीजीआई रायपुर। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा अपना अलग से प्रैक्टिस किया गाज़ियाबाद साइड पे, दिल्ली साइड से। मैं आता गाज़ियाबाद से हूँ और फिर अभी मैं अल्फा हीलिंग सेंटर में काम कर रहा हूँ। ओके, सो अल्फा हीलिंग सेंटर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। कैसे काम होता है वहाँ पे? क्या जनरली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है अल्फा सेंटर? ओके, सो अल्फा हीलिंग सेंटर एक लग्जरी रिहैब है। ये रेजिडेंशियल सेटअप है आपका पावागढ़ की साइड पर। ओके। यहाँ पर हम जैसे आपके सब्सटेंस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी, ट्रॉमा, जितने भी मेंटल हेल्थ कंसर्न्स होते हैं हम वहाँ पर उसको ट्रीटमेंट देते हैं। ओके। सो अ वेरी गुड थिंग अबाउट अल्फा इज इट्स अ काइंड ऑफ सेटअप वेयर वी ट्राई टू प्रोवाइड होलिस्टिक ट्रीटमेंट टू द पर्सन। इट्स नॉट जस्ट हम वहाँ पे सिर्फ सब्सटेंस से लड़ाई कर रहे हैं, सिर्फ सब्सटेंस को ट्रीट कर रहे हैं। हम वहाँ पे उनको देख रहे हैं कि वो फैमिली के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनका टेम्परामेंट, इमोशनल रेगुलेशन और भी लाइफ में जो भी इश्यूज़ हैं, हम उनको किस तरीके से सेटल कर सके वापस कि वो अपनी सोसाइटी में, अपनी लाइफ में वापस जा सके, ढंग से काम कर सके। ओके, सो अल्फा हीलिंग सेंटर की शुरुआत कब से हुई थी? अल्फा हीलिंग सेंटर की शुरुआत 10 साल पहले हुई थी। हमारे ओनर हैं डैक्स पटेल एंड अभी हमारे सीईओ हैं मिस्टर विजय पटेल। और इन लोगों ने जब ये चीज़ शुरुआत करी तो दे वर वेरी मच फॉन्ड ऑफ प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ सर्विस कि एक प्रॉपर लग्जरी रिहैब मिले जो कि इंडिया में और कहीं नहीं था उस टाइम तक। एंड यहाँ पर जो सिस्टम है, हमारे जो सेटअप्स हैं, वी ओनली डू नॉट प्रोवाइड डिटॉक्स। सिर्फ डिटॉक्स नहीं होता कि आप आए और कुछ समय आपने सब्सटेंस से दूरी रखी, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पार्ट रहता है। आफ्टर दैट वी हैव मोडालिटीज लाइक माइंडफुलनेस आवर, साइकोथेरेपी, साइकेट्रिक सर्विसेज, आरटीएमएस, बायो न्यूरो फीडबैक। ये सब चीज़ें मिलकर, ये सब पूरे एनवायरनमेंट में रख के जहाँ पे पेशेंट अपने आप को एक जजमेंट वाली दुनिया से अलग करके एक जजमेंट फ्री स्पेस में रहता है। दे सी खुद के अपने पैटर्न्स देख पाते हैं और वैलिडेशन मिलता है उनको बाकी और लोगों के साथ बैठ के जो इसी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे होते हैं। ओके। अब जैसे हम बात करते हैं कि क्या-क्या मोडालिटीज़ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है वो हम लोग मेजरली ध्यान रखते हैं एक जजमेंट फ्री स्पेस और माइंडफुलनेस के ऊपर। ओके। माइंडफुलनेस हमारा एक थर्ड वेव ऑफ सीबीटी है, हमारी थेरेपीज़ के अंदर आता है। बट लेकिन अगर हम इसको देखें कि जैसे डिटॉक्स हो गया, डिटॉक्स एक प्रोसेस रहता है स्टार्टिंग में 10 डेज़ का जिसमें पेशेंट को भी इंटॉक्सिकेटेड आते हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है कि हम थोड़े टाइम तक उनको इंटेंस केयर में रखते हैं, ध्यान देते हैं कि उनके विड्रॉल्स कैसे जा रहे हैं, विड्रॉल्स में उनकी हेल्प करते हैं, मेडिसिन्स के थ्रू सारा सब्सटेंसेस हम ड्रेन आउट करते हैं।
आफ्टर दैट दे आर एस्टैब्लिश्ड इनटू अ सेटअप जहाँ पे उनको वन ऑन वन इंडिविजुअल थेरेपी मिलती है, ठीक है, मेडिसिन कंप्लायंस मिलता है साइकाइट्रिस्ट के थ्रू, और भी उनके जो मेडिसिन के और इश्यूज रहते हैं हम उनको भी ध्यान में रखते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इन सब चीज़ों पे काम करते हैं। फिर आता है हमारा बायो न्यूरो फीडबैक। सो बायो न्यूरो फीडबैक एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे आप अपने आप को अपनी फिजियोलॉजी को समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी एक स्टिमुलस के ऊपर आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, आपका हार्ट रेट कैसा बढ़ रहा है, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग में क्या चेंज आ रहा है, आपके टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है, तो आप अपने आप को समझ पाते हो कि एक माइन्यूट लेवल पर भी आपके थॉट्स आपको कैसे इम्पैक्ट करते हैं और आप उनको कैसे रेगुलेट कर सकते हो। ओके। ये तो हुआ बायो न्यूरो फीडबैक, ठीक है। साइकोथेरेपी में हम लोग वन ऑन वन बैठते हैं आपका, और पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं इमोशनल लेवल पर, थॉट लेवल पे, बिहेवियरल लेवल पे, कि ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं जो उनको इस परेशानी में लगाए रखे हैं, या फिर ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो उनकी लाइफ में इतना डिस्ट्रेस लेके आ रहे हैं, ऐसे कौन से इमोशंस हैं जो मतलब जिनकी वजह से वो परेशान चलते हैं अधिकतर और वो अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते। देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द फैक्टर्स कि वो किस वजह से सस्टेन करते हैं, और फिर हम उसको कोशिश करते हैं एक हेल्दी वेज में लेके आने की, एक इंडिविजुअल लेवल पे। उसके अलावा अल्फा में तुम्हारा गेम्स के लिए है, स्पोर्ट्स के लिए है ना, यू कैन स्विम, यू कैन बॉक्स, यू कैन गो टू जिम, यू कैन हैव टीटी, स्क्वाश, like not squash, but yeah, you can have this pickleball also is there. Okay. So all these things are over there. So you feel free, you try to find yourself back over there, and try to heal yourself, because it's a voluntary setup. So it's majorly, if you want to heal, we are there for you. You can Okay. come to us, we'll provide you that space. ओके। सो अभी जानने में ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोज़ भी देखे हुए हैं अल्फ़ा हीलिंग सेंटर के। तो जहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही है, हम ऐसा मान सकते हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जहाँ पे इस चीज़ की ट्रीटमेंट हो रही है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल या ऐसा कुछ लग रहा है। लेकिन जैसे हम लोगों ने फ़ोटोज़ देखे हैं, वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट ही अलग है। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सी, ये थोड़ा स्टिग्मा वाली बात है यहाँ पे, है ना? कि पहले नशा मुक्ति केंद्र होते थे, यस। है ना? तो वहाँ पर क्या करते थे, लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया हॉल में, और उनको सिर्फ नशे से दूर रखते थे, उनको क्रिटिसाइज़ करते थे कि तुम गलती हो, तुमने गलती करी है ना? और तुमको नशे से दूर रह के देखो, तुम्हारा सारा गुस्सा निकलेगा, तुम उसके बाद अपना थॉट चैलेंज करते हो, ये सब चीज़ें करते हो। अल्फा एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने आप को समझ लो, जैसे आप रियल वर्ल्ड में भी रहते हो ना, उस तरीके का सेटअप हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। आपका सुबह उठने का टाइम फिक्स है, सोने का टाइम फिक्स है, खाने का टाइम फिक्स है, आपका एक रूटीन बनाया जाता है जो कि जैसे आप बाहर भी फॉलो कर सको। एंड उसी तरीके से आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, यू मेक फ्रेंड्स ओवर देयर ऑल्सो, है ना? उनके साथ इंटरेक्शंस करते हो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी आप इंटरेक्ट करते रहते हो, सो दैट आप अपने जितने भी ट्रिगर्स हैं, एडिक्शन जो प्रॉब्लम है या फिर और भी कोई मेंटल हेल्थ इशू होता है, यहाँ पे ट्रिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कुछ भी ट्रिगर करता है आपको, तो आपके इमोशंस किस तरीके से निकल कर आते हैं। सो यू आर एबल टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ दोज थिंग्स प्रॉपरली इन सच एनवायरनमेंट विच रेप्लिकेट्स सिमिलर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके। सो दैट्स वाई हम लोगों ने इसको जितना कंफर्टेबल बना सकते थे, जहाँ पे लोग काफ़ी नॉन जजमेंटल फील करें, काफ़ी ज़्यादा फ्री फील करें, और जैसा वो करना चाहते हैं हम उनके बेसिस पे उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके, तो वो सोच के अल्फा बनाए। वाह! ओके। सो बेसिकली एडिक्शन की बात चल रही है। आपने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया होगा। ज़्यादातर एडिक्शन किस चीज़ के ज़्यादातर आपको देखने मिल रहा है जो अभी ट्रीटमेंट कराना रहे, या फिर इन जनरल भी कौन से सबसे ज़्यादा एडिक्शन होते हैं जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं? अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज़्यादा जो देखने को आते हैं हमारे पास, वो आते हैं आपके अल्कोहल से रिलेटेड, अल्कोहल एडिक्शन, जो कि कोविड में सबसे ज़्यादा बढ़ गया। काफ़ी ज़्यादा उसके रिपोर्ट्स आने लग गए थे। एंड आपका कैनबिस का हो गया, गांजा, है ना? वीड का हो गया, और मतलब जैसे हमारे पास काफ़ी इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आते हैं, तो वहाँ पे मेथ, कोकेन, इस तरीके भी पेशेंट्स आते हैं। एंड अधिकतर लाइक ये तो आते ही आते हैं, दीज आर द चीफ कंप्लेंट्स जिसके साथ वो आते हैं कि भाई मुझे अल्कोहल एडिक्शन है। हाउएवर वी आल्सो फाइंड कि टोबैको एडिक्शन इज देयर, स्मोकिंग, जिसको लोग कंसिडर नहीं करते ज़्यादा एज कि हम एडिक्ट हैं, तो स्मोकिंग इज समथिंग विच इज ऑलवेज देयर। ओके।
सो ऐसा सुना भी है कि स्मोकिंग जो अल्कोहल ले रहे हैं तो स्मोकिंग उससे भी ज़्यादा एडिक्टिव है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल। हुँ, देखिए, एडिक्शन के ऊपर हम काफ़ी मतलब फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी फैक्टर हो गया, एक्सेसिबिलिटी फैक्टर हो गया, है ना? और स्टिग्मा भी हो गया। हुँ, सो आप देखो कि सिगरेट इज़ ईज़िली अवेलेबल हुँ, एंड यू कैन परचेज़ इट इन वेरी फ्यू कॉस्ट। बहुत येस, ईज़िली आप ₹25 में, अब तो महँगी हो गई है, 25 की हाँ, हो गई है, येस, 20 की हो गई है ना? हुँ, तो वो खरीदते हैं लोग, तो वो आसानी से मिल भी जाती है। तीसरी चीज़ कि सोशली उतना ज़्यादा इसको बुरा नहीं माना जाता, ओके, ठीक है? हुँ, माना जाता है काफ़ी हुँ, सारी जगहों पर हुँ, उतना ज़्यादा इसके अराउंड ये नहीं है कि भाई तुम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो, यू वोंट बी एबल हुँ, टू हैंडल योर लाइफ एंड जो इंसान भी है उसको भी ये दिक्कत नहीं लगती क्योंकि हुँ, इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आता ओके, सामने से। ओके, हाउएवर अगर आप इसमें नीचे जाने की कोशिश करो, हुँ, तो आपको समझ में आएगा कि स्मोकिंग से आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, आपका मोटिवेशन लेवल डाउन होता है हुँ, और आपकी एनर्जी भी काफ़ी डाउन होने लगती है। आपके हार्मोनल लेवल्स पे इम्पैक्ट आता है। ओके, काफ़ी सारे विटामिन्स आपके डाउन हो जाते हैं, राइट, ठीक है? और अगर आप देखो तो एक मलेशियन स्टडी थी, हाँ, ठीक है? हुँ, इन्होंने बच्चों के ऊपर मलेशिया में काफ़ी ज़्यादा है ना, बच्चे भी स्मोकिंग करते हैं, ओके, हद से ज़्यादा। हुँ, तो वहाँ पे ये स्टडी हुई थी, एक कंट्रोल ग्रुप था और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। ओके, सो कंट्रोल ग्रुप के अंदर आपका ये आता था कि जो बच्चे स्मोकिंग करते हैं, हुँ, है ना, 16-17 की एज पे हुँ, हुँ, एंड फिर वहीं पे दूसरा ग्रुप था जो बच्चे स्मोकिंग नहीं करते हैं। ओके, इनकी एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करी, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मतलब फॉर ईयर्स इट गोज़, हुँ, ओके, कि हुँ, 2 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे चलती है, ठीक है? अब उनकी स्टार्टिंग में उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को असेस किया दोनों ग्रुप्स की और फिर आफ्टर सम टाइम दे आल्सो असेस इट अगेन। तो उन्होंने देखा जो बच्चे स्मोकिंग करते थे उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ दे वर नॉट डेवलपिंग दैट फास्ट। ओके, सो उनकी डिसीजन मेकिंग वाज़ वेरी स्लो, हुँ, मेमोरी में इश्यूज़ थे, हुँ, मोटिवेशन में, कॉन्फिडेंस में, सेल्फ एस्टीम में इतने इश्यूज़ थे। हुँ, एंड वी आल्सो नो कि 28 तक की एज पे आपका ब्रेन फिजियोलॉजिकली ग्रो करता ओके, है ना? तो हुँ, आप उससे पहले कर रहे हो तो आप इतना डैमेज कर रहे हो अपने ब्रेन को कि हुँ, इट इज़ नॉट ग्रोइंग, इट इज़ नॉट रीचिंग टू द ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दैट इट सपोज्ड टू रीच। ओके, इतना इम्पैक्ट होता है स्मोकिंग का और लोग ध्यान नहीं देते। और हुँ, साइकोलॉजिकली जाए तो आपके फिर डिस्ट्रेस टॉलरेंस भी काफ़ी कम हो जाती है। ये लाइक कि मैं परेशान हूँ, हाँ, सिगरेट पी लेता हूँ, येस, है ना? और हुँ, ये बिहेवियर सिर्फ सब्सटेंस तक लिमिटेड नहीं होता। हुँ, अब आप समझिए कि आपको छोटा-छोटा डिस्ट्रेस भी बहुत बड़ा लगने लग जाता है बिकॉज़ यू नो दैट देयर इज़ अ वे टू कोप अप विद इट, हुँ, ओके? तो अब चाहे चीज़ें मेरे हिसाब से पानी नहीं आया या मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ, आप हुँ, इरिटेट हो जाते हो। राइट, तो इस वज़ह से चिड़चिड़ाहट भी बढ़ जाती है। राइट। सो मतलब मोस्टली ऐसा देखने को मिल रहा है अभी के कि अगर एडिक्शन की मेनली वजह यही है कि कोई डिप्रेशन में रहता है कि मेंटल हेल्थ के रिलेटेड अगर हम बात करें तो ज़्यादा से हुँ। ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम इसे कंसीडर किया जा सकता है एडिक्शन कोई भी टाइप का एडिक्शन हो उसे। एडिक्शन इज़ अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। हुँ, एडिक्शन इटसेल्फ इज़ अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। इसकी हुँ, डेफिनेशन ही ये बोलती है, इट्स अ मेंटल हेल्थ कंडीशन इन व्हिच अ पर्सन एंगेजेस देमसेल्व्स इन अ कंपल्सिव बिहेवियर हुँ, डिस्पाइट नोइंग इट्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, अब ये आप क्वेश्चन लेकर आए हो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा मैं समझाता हूँ। जैसे लोग बोलते हैं कि मैं कॉफ़ी पे एडिक्ट हूँ, हाँ, है ना? येस, या फिर मुझे इस चीज़ का एडिक्शन है। एडिक्शन हो सकता है आपका सब्सटेंस का भी, बिहेवियर का भी। हुँ, एडिक्शन कोई बोलते हैं ये मेरा अच्छा एडिक्शन है, हाँ, तो अच्छा एडिक्शन कुछ नहीं होता। हुँ, एडिक्शन बुरा ही होता है। डेफ़िनेशन ही ये समझाती है कि ये चीज़ तब तक है, आप कोई भी बिहेवियर कर रहे हो, अगर उससे आपको नुकसान हो रहा है, हुँ, सोशली, पर्सनली, फिज़िकली, तो इट इज़ एडिक्शन बिकॉज़ कोई चीज़ आपको हार्म कर रही है, आप फिर भी उसमें एंगेज कर रहे हो। येस, योर हाँ, योर ब्रेन इज़ ब्रिंगिंग दोज़ थॉट्स टू यू, हुँ, है ना? अब इसके अंदर क्या रहता है कि आप समझिए कि ब्रेन है ना आपका, मैं बहुत ईज़ी समझाता हूँ उसको। ब्रेन आपका वो थॉट्स लाने बंद कर देता है आपको बताने कि हुँ, व्हाई यू शुड नॉट हैव इट, हुँ, हुँ, है ना? जिस टाइम पे करने का टाइम आ रहा होता है ना, उस टाइम पे ये थॉट आने बंद हो जाते हैं। उस टाइम पे थॉट ज़्यादा ये आने लगते हैं दिमाग में, व्हाई यू शुड हैव इट। हुँ, सच एज़ यार आज दिन बहुत हाँ, भारी था, थोड़ा चिल कर लेता हूँ, हाँ, है ना? येस, या फिर
मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही, या फिर मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, या फिर एक में क्या ही हो जाएगा, यस, हाँ, राइट? इस टाइप के एक्सक्यूजेस दिमाग में आने लगते हैं। वो थॉट जाने लग जाते हैं खासकर रिकवरी पेशेंट्स के कि मैं रिहैब गया हुआ था इसकी वजह से, या फिर मैंने क्या बोलते हैं मेरे रिश्तों में, मेरी समाज में इज्जत खत्म हो रही है, लोग मुझे गलत तरीके से देखते हैं, यस, यस, है ना? या मैं अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। जो टाइम आपका करने का होता है या जैसे भी आप करते हो, उस टाइम पे थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, ओके, और ये सब खेल आपका दिमाग का है यहाँ पे। ओके, सो इट इज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन ओनली, इट ओके। इज़ नॉट अ हैबिट। अच्छा, तो अभी मैं ये समझना चाहता हूँ, वैसे मैंने बहुत लोगों के मुँह से ये चीज़ सुना भी है कि अगर मैंने स्मोक नहीं किया तो मेरा से काम नहीं हो रहा है, या फिर अल्टरनेटिव्स ढूँढे जाते हैं इस चीज़ के लिए। जैसे अभी मार्केट में बहुत सारे च्युइंग गम्स अवेलेबल है, निकोटिन गम्स जिसे बोल सकते हैं हम लोग, तो वो भी अवेलेबल है। तो वो अल्टरनेटिव लेना आपके हिसाब से कितना सही माना जा सकता है इस चीज़ के लिए? सो अल्टरनेटिव्स, ये इस टाइप के अल्टरनेटिव्स लेना, जैसे निकोटिन गम्स हो गए, या फिर क्विटसी भी आया हुआ हाँ, है, दैट स्मोक फ्री पाइप यस, दैट यू पैचेस आ यूज़। रहे हैं। हाँ, यस। सो these are like substitutes, हुँ, these are better substitutes to deal with that, and if you are on a journey of your recovery, हुँ, है ना, उस टाइम पे ये काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप बंद करना चाहते हो, हुँ, कम करना चाहते हो, बिकॉज वॉट इट इज़ हैपनिंग, एक हमारा साइकोलॉजिकल पैटर्न रहता है कि मैं परेशान हो गया तो आई नीड समथिंग, हुँ, ठीक है? यस, हाँ। तो ये वहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूट काम करते हैं, एंड दिस इज़ नॉट कॉजिंग यू दैट मच हार्म ऑल्सो, जितना वो सब्सटेंस आपको कर रहा था, हुँ, ठीक है? एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ फीलिंग। तो इसके इनके थ्रू हेल्प ले सकते हो राइट। रिड्यूस करने में, इस बिहेवियर से निकलने के लिए। बट हुँ, इन द एंड इट वोंट कंप्लीटली टेल यू कि आपका एडिक्शन जा चुका है। ओके। हाँ, इफ यू आर कीप ऑन लाइक एंगेजिंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन इनटू इट, हुँ, so there are chances that you will go back easily ओके, onto the substance. So treatment नहीं है, I'll say help है। ओके। सो इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप एडिक्शन फ्री होना चाहते हो। ओके, सो आपके बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होंगे जो एडिक्शन छोड़ने के लिए खुद आए हैं, उनको खुद को छोड़ना है पर उसे छूट नहीं रहा है। तो मेजरली ये केस में आप कैसे ट्रीटमेंट देते हो अपने पेशेंट्स को? नहीं, यही प्रॉब्लम जो है ना कि हुँ, वो छोड़ना चाहते हैं, हाँ, सो ये एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आता है कि जिसको एडिक्शन के साथ लोग कहते हैं कि विल पावर का गेम है। हाँ, यस, विल पावर नहीं काम करती है यहाँ पे। ओके, जैसे लोग पेशेंट आते हैं हमारे पास और वो छोड़ना चाहते हैं खुद से और छोड़ नहीं पाते, हुँ, सो दैट इज़ द नेचर ऑफ एडिक्शन। ओके, ओके, हुँ, एडिक्शन का प्रॉब्लम ही ये होता है कि फॉर एग्जांपल अ पेशेंट इज ट्राइंग और अ पर्सन इज ट्राइंग एट होम आल्सो हुँ, अपना, कि मुझको अब से कल से सब्सटेंस नहीं करना है, हुँ, आज मैंने पिया, मुझे बहुत गिल्ट हुआ, हुँ, मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, मुझे कल से नहीं करना हुँ, है ना? अगले दिन सुबह वो पूरे मोटिवेशन के साथ उठते हैं कि हुँ, भाई आज तो मैं पूरा अच्छे से मैनेज करके चलूंगा चीज़ें, और नहीं करने का चाहे हुँ, कुछ हो जाए। हुँ, लेकिन एज द डे गोज, है ना, आपके इमोशंस थॉट्स चेंज होने लग जाते हैं अगेन। हुँ, आप सब चीज़ें जैसे बुद्धिज़्म में भी बोलते हैं कि योर थॉट्स क्रिएट योर वर्ल्ड, उसी तरीके से ये चीज़ सच है हुँ, कि आप जैसा सोचते हो वैसे ही आपकी दुनिया बनती है, और ये सोचना कहाँ से? यहाँ से। यस, एंड इफ दिस इज ब्रिंगिंग यू दोज टाइप ऑफ थॉट्स, हुँ, व्हाट विल यू ट्रस्ट अपॉन? हुँ, आप नहीं कर नहीं पाते कर हो। पाएँगे, यस, तो इसीलिए लोगों को रिहैब आना पड़ता है, हुँ, सो दैट कि वो क्रेविंग्स, वो ट्रिगर, मतलब वो क्रेविंग्स वहाँ पर रहती हैं, उस टाइम पे आ भी रही होती हैं शाम को, हुँ, और दिन में भी आ रही होती है, ऐसे सिचुएशंस में भी आ रही होती है। हाउएवर दे आर इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, तो वो उनको उसके ऊपर एक्ट अपॉन नहीं करते, हुँ, ठीक है? दे हैव वेरियस वेज, उसको एक हेल्दी वे में निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे गो फॉर रनिंग और दे प्ले विथ समवन, यस, ओके? हुँ, एंड स्टार्टिंग से अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो हम लोग थेरेपी के अंदर इस चीज़ में उनके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाने की कोशिश करते हैं जो जिनके साथ वो कोप कर सके ईज़िली, ओके, ठीक है? हुँ, कुछ टाइम तक वो उसके साथ कोप करते हैं, देन दे स्टार्ट हैविंग दैट बिलीफ कि दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ओके, चाहे वो डिस्ट्रेस मुझे हो रहा है, पर बिना सब्सटेंस के भी आई एम एबल टू गो थ्रू इट। हुँ, हुँ, मेन इशू क्या आता है कि जब डिस्ट्रेस टॉलरेंस इतना लो रहता है, तो आपको या किसी भी पेशेंट को विद एडिक्शन, दे फील लाइक दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड,
एक ऐसा लगता है कि आप जलती हुई बिल्डिंग के ऊपर हो, है ना, ऊपर खड़े हुए, एंड देयर इज नो अदर वे देन जंपिंग। हम्म सो इट फील्स लाइक कि सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा, तो मुझे अपना दिमाग शांत नहीं हो पा रहा है, कैसे भी करके मैं पी लेता हूँ। हम्म हाउएवर वो सिर्फ उस टाइम की बात होती है, थोड़े टाइम तक चलता है, फिर थोड़े टाइम बाद आपके इमोशंस डाउन हो जाते हैं। ओके आपके वो जो प्रॉब्लम हो रही होती है, वो इशू जो दिख रहा होता है, वो थोड़ा कम होने लग जाता है। हम्म एंड तब इस बीच में अगर आप इस फेस के थ्रू जाते हो ना, और एक आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है जो कि हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, थेरेप्यूटिकली भी और एक एनवायरनमेंट के बेसिस पे भी, तो पेशेंट को एविडेंसेस मिलते हैं कि ओके आई कैन गो थ्रू इट, ओके I can go through it, I can go through my withdrawals also, and it will be fine after that. So that is something which helps in recovery a lot with these type of particular people. जनरली ऐसा देखा गया है मूवीज में, वेब सीरीज में। रिसेंटली एक मूवी आई थी, उसमें दिखाया गया था कि जब कोई आदमी रिहैब सेंटर में जा रहा है, जब वो एडिक्शन में था, उसके बाद वो जब बाहर आने के लिए उसे ट्राई कर रहा है एडिक्शन से, तो बहुत सारे विड्रॉल्स होते हैं उसको। तो वो किस तरीके से होता है, पेशेंट्स में क्या ऐसा देखने को मिलता है आफ्टर एडिक्शन, वो छोड़ रहा है एडिक्शन को, उसके बाद क्या जनरली देखने को मिलता है? विड्रॉल्स आते हैं, विड्रॉल्स होते हैं जैसे सब्सटेंस आपने छोड़ा, बंद किया, तो अभी आपकी बॉडी में वो सब्सटेंस नहीं जा रहा है जो वो सारी इमोशंस या वो सारी फीलिंग्स लेकर आ रहा है, वो जो हार्मोनल चेंजेस लेके आ रहा था। फॉर अ क्रॉनिक पीरियड ऑफ टाइम इफ यू आर यूजिंग सब्सटेंस, तो आपकी बॉडी उसके ऊपर अडेप्ट कर जाती है। डिपेंड्स कि कौन सा सब्सटेंस है, सबसे पहले तो इस चीज के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है, राइट। कितने टाइम से कर रहे हो, हाँ। कितनी फ्रीक्वेंसी रही है, इन चीजों के बेसिस पे आपके विड्रॉल्स डिसाइड होते हैं। ओके। ठीक है, विड्रॉल्स के अंदर अब क्या रहता है कि जब आपकी बॉडी को वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, अब आपकी बॉडी वो हार्मोन्स जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, ये सब चीज़ें उतनी बनानी, उतनी प्रोड्यूस करनी बंद कर देता है, बिकॉज उसको पता है मुझे एक चीज़ मिल रही है जो कि इसको एज अ कैटलिस्ट उसको बढ़ाएगी। ठीक है, अब वो बंद हो गया तो बॉडी एक बहुत स्ट्रेस मोड में चली जाती है कि अब किस तरीके से फंक्शन किया जाएगा, क्या रहेगा, तो ट्रेमर्स आने चालू हो जाते हैं। वो जो स्ट्रेसफुल स्टेट रहती है, हैंड ट्रेम्बलिंग होती है, पैल्पिटेशंस होते हैं, सर घूमता है, हाँ। किसी किसी जो एक्सट्रीम विड्रॉल्स होते हैं वहां पे आपको डिलीरियम भी मिलता है कि आपको याद ही नहीं है कि आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। ठीक है, और आवाजें सुनाई देती हैं, साइकोसिस के भी सिम्टम्स आते हैं थोड़े थोड़े, कि आवाजें सुनाई देती हैं कि आपने ये बोला, सस्पिशियस होने लग जाते हो अपने आसपास के लोगों के ऊपर कि ये मेरा नुकसान चाहते हैं या फिर मुझे बंद करके रखना चाहते हैं, पैरानॉइड हो जाते हो, भरोसा नहीं कर पाते हो। तो ये सब चीजें विड्रॉल्स में देखने को मिलती हैं। इट डिपेंड्स ऑन सब्सटेंस टू सब्सटेंस एंड द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी कि कितना टाइम से आप कर रहे हो, इन चीजों के ऊपर विड्रॉल्स जाते हैं। यही वाले पीरियड को निकालने के लिए मेजरली डिटॉक्स सिस्टम रहता है। जब आप अल्फा आते हो तो आप डिटॉक्स में जाते हो थोड़े टाइम के लिए, राइट। तब हम आपको प्रॉपर केयर देते हैं, टाइम पर खाना देते हैं, उसको फ्लश आउट करते हैं सब्सटेंसेस को, आपको मेजरली कि आप किस तरीके से वो विड्रॉल फेज से आसानी से निकल सको, राइट। वो उसका पर्पस रहता है। तो आपने वडोदरा में अभी जो ट्रीटमेंट ले दे रहे हो लोगों को, सबसे ज़्यादा एज ग्रुप्स क्या रहते हैं जो सबसे ज़्यादा अभी एडिक्टेड बोल सकते हैं हम कि ये एज ग्रुप के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आपके पास आते हैं? अगर एज ग्रुप से जाएंगे हम इसमें तो अच्छे से समझ पाएंगे। यूजुअली जो आपका 16 से ऊपर के एज के लोग आते हैं, 16 से लेट्स से 27-28 तक के, है ना, दे आर यूजुअली लाइक दीज आर द पीपल जिनके साथ कैनबिस एडिक्शन सबसे ज्यादा मिलता है। ओके। ओके, एंड अल्कोहल एडिक्शन आपको मेजरली, आई एम नॉट सेइंग कि ओनली, बट मेजरली हमको मिल जाता है 30 के ऊपर से 50-60 तक जाते हुए, जिनके साथ च्यूइंग टबैको, गुजरात में पर्टिकुलरली च्यूइंग टबैको मोस्टली कॉमन पाया जाता है, ओके। जिसको लोग यहाँ पे बहुत नॉर्मली मानते हैं, कल्चरल मानते हैं, है ना, नॉट टू हर्ट देयर फीलिंग्स, हाउएवर दिस इज एन इशू जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स परसिस्ट करते हैं। ओके। सो एक चीज़ ये भी देखने को मिल रहा है अभी के, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं हम लोग। मेंटल हेल्थ में जैसे अभी 2-3 मूवीज़ में भी हम लोगों ने देखा है कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से भी एक चीज़ जो मूवीज़ में दिखाते हैं कि एक ही बंदे में, एक ही आदमी में बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ होते हैं। तो ये नॉर्मल लोगों में देखने को ज़्यादातर नहीं मिलता है। तो आपने तो शायद देखा होगा
कि वो कितने परसेंटेज यहाँ पे गुजरात में आपने देखा है और क्या सिम्टम्स रहते हैं उस चीज़ के? यहाँ पर तो पर्टिकुलरली मैंने गुजरात के पेशेंट्स अगर देखने जाएँ तो उतना मुझको अभी चांस नहीं मिला है कि ऐसे पेशेंट मैंने डील करे हो यहाँ हुँ। पर। इट डज़न्ट मीन कि ऐसा नहीं है कि यहाँ हो ना, हुँ। ठीक है? सो पहले मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को अब हम बोलते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ओके, ठीक है? इसका नया नाम ये बोलते हैं, ओके। एक चीज़। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये रहता है कि ऐसा नहीं होता कि एक ही इंसान के अंदर अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। हुँ, हुँ। ये एक ही इंसान की ये एक ही इंसान की पर्सनैलिटीज़ के अलग-अलग फ्रैगमेंट्स होते हैं। ओके। ओके, हुँ, क्या रहता है कि आपकी बॉडी आपका माइंड जब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रॉमा से डील नहीं कर पा रहा होता है, एक हुँ, सिचुएशन के साथ आप डील नहीं कर पा रहे होते हो हुँ, और वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाता है आपके ऊपर, सो आपका माइंड आपको बचाने के लिए, उस चीज़ के साथ डील करने के लिए, जिससे कि आप सर्वाइव करो, ओके, हुँ, वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के जो फ्रेगमेंट्स रहते हैं, वो ओवरपावर करते हैं उस टाइम हुँ, पर, हुँ, उन सिचुएशंस के अंदर। तो उनका बात करने का तरीका, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गुस्से से डील कर रही है, कोई पर्सनैलिटी का फ्रेगमेंट, हुँ, कोई आपका वल्नरेबिलिटीज़ के साथ डील कर रहा है कि कहीं पे आप बहुत एंग्ज़ियस हो जाते हो, है ना? कोई रिलेशनशिप वाले एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, तो वो उस टाइप की पर्सनैलिटी जो उसके साथ ओवरकम कर सके, वो वहाँ पर आ जाती हुँ, है ना? तो उसके साथ वो इंसान बोल रहा होता है। अब इसमें क्या रहता है कि 2-2 घंटे, 1-1 घंटे की मेमोरी लॉस भी हो जाते हैं हुँ, कि उस फ़ेज़ में क्या चल रहा था जब दूसरी पर्सनैलिटी के साथ आप काम कर रहे थे। हुँ, थे एक ही इंसान, इट हाँ, इज़ नॉट कि कोई और आके आ रहा है। हाँ, एक ही इंसान है, बस उसकी पर्सनैलिटी ऐसे टूट गई है, फ्रैगमेंट्स में आ गई है, तो वो हर पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ डील करने के लिए वो एक पर्सनैलिटी उस टाइम पे ओवरपावर करती है उसको। ओके, यहाँ पर उतना अभी मेरे को यहाँ पे डील करने को नहीं मिला है, हुँ, पर्टिकुलरली वडोदरा के अंदर, हुँ, है ना? हाउएवर वी हैव गॉन थ्रू इट, काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमास होते हैं जो चाइल्डहुड में ट्रॉमास हो जाते हैं हुँ, कि जैसे एक पेशेंट ने बचपन में, वो पाकिस्तान से थे, हुँ, ठीक है? तो बचपन में उन्होंने देखा कि उसके घर के पीछे, वो 6-7 साल का होगा, किसी ने तलवार से कोई किसी की गर्दन काट रहा था। हुँ, तो वो उसके लिए इतना बड़ा ट्रॉमा हो गया, ही कैन नॉट टॉलरेट दैट पार्ट, उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते। हुँ, सो वो एकदम से बेहोश हो गया वहाँ पर। वो बेहोश हो गया तो उसके बाद उसको कन्वल्जन्स भी रहे। लेटर ऑन जब भी ऐसी सिचुएशंस आती थी, तो वो एक अलग ही तरीके का इंसान हम लोगों को, मतलब जैसे नॉर्मल लोग बोलते हैं इसको, इन जनरल लोग बोलते हैं, नॉट नॉर्मल, इन जनरल लोग जो बोलते हैं कि ये तो अलग ही इंसान है। हाँ, हाँ, इंसान सेम ही है। अब ये इंटेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। हुँ। सो ये है यहाँ। जब रिहैब सेंटर में जाने का कोई सोच रहा है खुद हुँ। से या फिर उसके फैमिली जो सोच रहे हैं उनके बारे में, तो ऐसा कब माना जाता है कि नहीं अब मुझे रिहैब सेंटर की ही हेल्प लेनी पड़ेगी या ऐसा कौन-सा स्टेज आ जाता है स्पेसिफिक कि हमें हीलिंग सेंटर या रिहैब सेंटर में ही जाना पड़ेगा? जब आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प चाहिए होती है ना? अगर आपको एडिक्शन पता है कि आपको एडिक्शन है, या फिर एक कंडीशन होती है कि आपको नहीं पता हुँ, है ना? आपको देखना है कि आप अपनी सोशल लाइफ़ में काम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, आपके रिलेशंस मैनेज हो रहे हैं, हुँ, आप अपना काम मैनेज कर पा रहे हो, हुँ, ठीक है? आप अपनी हेल्थ भी मैनेज कर पा रहे हो, अच्छे से चल रहा है। तो आप, और बस थोड़ा आप रेगुलरली पी रहे हो, थोड़ा-थोड़ा करके, तो आप साइकियाट्रिक हेल्प और थेरेप्यूटिक हेल्प ले सकते हो, ओके। है ना? आप रोक पा रहे हो अपने आप को, अपना हुँ, बिहेवियर थोड़ा-थोड़ा मॉडरेट करके भी कम कर पा रहे हो। हुँ, लेकिन वो चीज़ अगर नहीं हो पा रही है, बिल्कुल भी आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो और आपको लगता है कि आपके इमोशनल स्ट्रेसेस या सोसाइटल स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं, हुँ, आप बहुत इम्पैक्ट करते हो, हुँ, ठीक है? और बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको रिहैब आना पड़ता है। राइट। ठीक है। अब रिहैब के अंदर भी यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। एक होता है हुँ, इनवॉलंटरी सेटअप, एक हुँ, होता है वॉलंटरी सेटअप। सो इनवॉलंटरी सेटअप या वॉलंटरी सेटअप में फ़र्क ये रहता है, वॉलंटरी में आप अपने आप से आते हैं। येस। हुँ, आपने डिसाइड किया है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर काम करना है, मुझे ठीक होना है, तो आप अपने आप से आते हैं हुँ, और आपको समझ में आ जाती है अपनी प्रॉब्लम। हुँ, एक डिसीज़न लेना होता है एक स्टेप पे, है ना? क्योंकि वो इमोशन धीमे-धीमे चला भी जाता है। येस। तो एक मोमेंट आता है जिस मोमेंट पे आपने रियलाइज़ किया है कि यार मुझसे नहीं हो रहा, हो रहा है। हुँ, अब नहीं हो पा रहा। हुँ, You decide, you come, you contact, get yourself admitted. हुँ।
लेटर ऑन वरना दिमाग अलग-अलग कहानियाँ बनाने लगता है कि हाँ, मैं करके देख लूँगा, फिर थोड़ा टाइम निकल जाएगा, 1 महीना निकल जाएगा, 2 महीना निकल जाएगा, फिर यू विल बी बैक ऑन टू दैट पार्ट। तो एक तो ये हो गया कि वॉलंटरी सेटअप में पेशेंट, फैमिली मेंबर्स सब अपने आप से आ सकते हैं। राइट। इनवॉलंटरी सेटअप होता है जहाँ पे पेशेंट को इंसाइट नहीं होती कि मैं ये चीज़ मेरे लिए दिक्कत है, कि मैं अपना घर भी नहीं सँभाल रहा हूँ, लड़ाइयाँ चल रही हैं, मेरी हेल्थ बिल्कुल जा चुकी है, पर फिर भी वो सिर्फ़ पीना चाहता है, वो फिर भी सब्सटेंस कंज़्यूम करना चाहता है, दे आर नॉट एबल टू स्टॉप एट ऑल। At that time families take step, they contact involuntary setups, उनके साथ बात करते हैं, फिर एडमिशन का प्रोसेस होता है, दे कम एट होम, आपको इंजेक्शन देते हैं थोड़ा सा सबकॉन्शियस से लाइक सबकॉन्शियस स्टेट में लेके जाने के लिए, ट्रांस अनकॉन्शियस करने के लिए, फिर आपको लेकर आते हैं, फिर 3 मंथ्स का एक ट्रीटमेंट प्रॉपर चलता है जिसमें आप कंप्लीटली बंद रहते हो, नॉट कंप्लीटली बंद रहते हो, अलग अलग टाइप के सेटअप्स हैं, है ना, बट आप वहाँ पे रिहैब के अंदर ही रहते हो। ओके। आपके पास फ़ोन्स नहीं होते, आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, कॉन्टैक्ट करने के लिए भी टाइमिंग्स होते हैं प्रॉपरली। तो उस तरीके से आप इनवॉलंटरी में फैमिलीज़ भेजती हैं। वॉलंटरी में आप आ सकते हो खुद से, बस ये देखना है कि आप मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, डैमेज कितना ज़्यादा हो रहा है इस चीज़ के ऊपर। ओके। सो जनरली ऐसा देखा जाता है, अगर कोई खुद से कोई एडिक्शन छोड़ना चाहता है, ऐसा भी देखा गया है कि 1-2 महीने, 3 महीने के बाद वापस से वही या फिर उससे ज़्यादा इंटेंस उनका एडिक्शन हो जाता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो उस चीज़ को कैसे टैकल करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। ओवर हियर थिंग इज़ कि जब रिलैप्स होता है ना यूजुअली, बिकॉज़ जब आप छोड़ने की कोशिश करते हो, तो यूजुअली लोग जाते हैं आपका बिल्कुल ही कोल्ड टर्की करने, है ना? कि एकदम से बंद कर दिया। हाँ। अब एकदम से सब्सटेंस आप बंद करते हो, तो काफ़ी सारी जगहों पे गैप्स होते हैं लाइफ में, ठीक है? और बॉडी भी अभी उतनी एडजस्ट नहीं हो रही है। आप एकदम से बंद कर दोगे और आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, आप थोड़े टाइम मैनेज करोगे, ठीक है? मैनेज करके आप मैनेज जब कर रहे हो इस पीरियड के अंदर 1-2 महीने के अंदर, वो क्या होता है, आप हर वक़्त, हर रोज़, हर समय अपने आप को बता रहे हो कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, मैं किस तरीके से बचूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ये कर लूँगा तो गलत हो जाएगा। नाउ यू सी ये इमोशनल स्ट्रेस और बढ़ता जा रहा राइट। है ना? और ये बहुत ट्रांज़ैक्शनल होता है बॉडी के साथ। इट्स नॉट लाइक कि ओके अभी खत्म हो गया और खत्म ही हो गया। हाँ। अब इमोशनल डिस्ट्रेस आपका बढ़ रहा है, तो अब स्ट्रेस आपके ऊपर बढ़ गया है, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जा रहे हो, तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ फिर भी कम ही रहा। राइट। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ कम रहा तो आफ्टर अ टाइम बर्नआउट हो जाता है। अब वो जो बर्नआउट होता है तो पर्सन इज दे गिव अप, लाइक कि लेट इट बी, अभी तो मैं एंजॉय करूंगा, अभी मुझे थोड़े आराम की ज़रूरत है। देन दे लाइक कि मैं एक बार करूंगा, पूरा अच्छे से करूंगा, और वो फुल Right. ब्लोन रिलैप्स बन जाता है उस टाइम पर। तो ये जो बर्नआउट वाला फेज़ रहता है, ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा होता है, जब लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो प्रोफेशनल हेल्प इज़ एक्चुअली वेरी मच इम्पोर्टेंट ओवर हियर। चाहे आप खुद से भी छोड़ रहे हो, डज़न्ट मीन दैट यू हैव टू गो टू अ रिहैब ओनली। आप थेरेप्यूटिक हेल्प लो, साइकियाट्रिक हेल्प लो, मेडिसिन्स के थ्रू आपकी क्रेविंग्स मैनेज होती हैं, ठीक है? थेरेपी के साथ आप सिचुएशंस जो आपको बहुत एक्सट्रीम लग रही हैं, आप उनको समझ पाते हो एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक थर्ड पर्सन रहता है, आपको वेंट करने का स्पेस मिलता है। ओके। कभी कभार आप अपने फैमिलीज के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि दे आर तो स्टिल जजिंग यू, हाँ। यस। लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो वो अब भी जज कर रहे हैं, तो आपको इतना अकेला महसूस होता है ना इस लड़ाई के अंदर, जो बहुत बड़ी लड़ाई होती है। तो वहां पर है ना, साइकोलॉजिकल हेल्प या प्रोफेशनल हेल्प मेक्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट। आप Okay. समझ पाते हो कि किस पैटर्न की वजह से ये चीजें हो रही हैं, मुझे क्या हैंडल करना चाहिए। ये एक तरीका हो सकता है जिससे आप एक मॉडरेशन में भी, बाहर रह के भी चीज़ों को मैनेज करते हो। लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी है, अगर आप थेरेप्यूटिक हेल्प और मेडिसिन्स के साथ भी सब्सटेंस नहीं मैनेज कर पा रहे हो, इट मीन्स यू नीड टू गो टू अ रिहैब। ओके। सो जनरली ऐसी सिचुएशन में ऐसा देखा जाता है कि फैमिली की ओर से भी अगर थोड़ा सा सपोर्ट अगर किसी एडिक्शन वाले बंदे को या किसी आदमी को मिल जाता है, तो वहाँ पे भी बहुत सारा पॉजिटिव हम लोग इम्पैक्ट देख सकते हैं एडिक्शन छोड़ने में। तो फैमिली को क्या मतलब ऐसा सपोर्ट देना चाहिए जो एडिक्शन खुद से छोड़ना चाहता है उसको? एडिक्शन की जो लड़ाई है ना, आप समझिए, जैसे डेफिनेशन पे हमने बात करी कि इंसान को पता है कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, इट इज़ हार्मफुल फॉर मी,
और उसको रोज समझ में आ रही है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। वो उससे भी लड़ रहा है, ठीक है, अकेले अकेले में। एक तो हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा इतना ज्यादा है सब्सटेंसेस को लेकर, ठीक है, फैमिली भी क्रिटिसाइज कर रही होती है, तो वो जो लोनलीनेस आ जाती है ना उस जगह पे, वो इंसान को बिल्कुल ऐसा छोड़ देती है कि मैं क्या कितनी चीजें मैनेज करूं। मैं खुद से भी पूरे टाइम लड़ रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली से भी लड़ रहा हूँ। अगर फैमिली को सपोर्ट देना होता है तो उनकी भी गलती नहीं है, अवेयरनेस का प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि उनके साथ भी स्टिग्मा जुड़ा हुआ है कि यार हमारा लड़का या हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है, और वो डर जाते हैं बहुत ज्यादा। तो कोई डर में रिएक्ट करते हैं कि नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, है ना। काफी एक्सप्रेस्ड इमोशंस आते हैं। एक्सप्रेस्ड इमोशंस ऐसे होते हैं, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक रहेगा, हाँ है ना। चलेगा। एक्सप्रेस्ड इमोशंस एक ऐसे इमोशंस रहते हैं जो प्राइमरी केयर गिवर्स के थ्रू आते हैं। कोई भी पेशेंट, आप इमेजिन कर लो कि घर में कोई इंसान है जो बेड रिडन है ना। वो अपना हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते हैं, वो अपना खाना नहीं खा सकते हैं, वो मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, है ना, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, वो बेड पे ही पड़े हुए हैं। अब देर इज दिस वन पर्सन इन द फैमिली जिसको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, उनके खाने पीने पे, उनकी सफाई पे, उनके मेडिसिन पे, है ना, वो सब चीज़ों के ऊपर। नाउ इस इंसान का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है ये इंसान। अब ये जो प्राइमरी केयर गिवर है, इस इंसान की पूरी लाइफ इस इंसान के रिवॉल्व करती है। सो जो प्राइमरी केयर गिवर है, दे हैव टू ऑल्सो प्लान आउट देयर लाइफ कि मैं जॉब करने कहीं बाहर नहीं जा सकता हूँ, मैं किस दोस्त से मिलना चाहिए मुझे, कब कहाँ पार्टी में जा सकता हूँ, है ना, मैं अपनी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, शॉपिंग करने जाना है तो भी मुझे पूरा पूरा सोचना पड़ता है, ठीक है। तो फैमिली मेम्बर्स के अंदर एक्सप्रेस इमोशंस इस तरीके से आते हैं कि कोई क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं पूरे पूरे टाइम, कि भाई तुम्हारी वजह से हमारा समाज में नाम खराब हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हम कहीं खड़े होने लायक नहीं बचे हैं, है ना, तुम्हारी वजह से हमारे घर का ये हाल हो चुका है। तो ये क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा आते हैं। एक ये होता है जिसकी वजह से रिकवरी वापस इम्पैक्ट होने लग जाती है। दूसरा हॉस्टिलिटी आती है कि गाली गलौज करने लग जाते हैं, कोई मारने पीटने लग जाते हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा रहता है अंदर प्राइमरी केयर गिवर्स के। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर आए, किस तरीके से सब ठीक हो जाए। हम मेडिसिन भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे हॉस्टिलिटी आ जाती है। एक इमोशनल ओवर इन्वॉल्वमेंट रहता है जो सबके साथ कॉमन मिलता है, काफी ज्यादा कॉमन मिलता है। इसके अंदर क्या रहता है, प्राइमरी केयर गिवर स्टार्ट्स डिसाइडिंग फॉर यू, डिसाइडिंग फॉर द पेशेंट, कि तुम कितने बजे घर में आओगे, किससे मिल रहे हो, ध्यान देंगे, पूरा विजिलेंट हो जाएंगे, है ना, कहाँ गए थे, कितना पैसा खर्च कर रहे हो, ये तुमने कहाँ खर्च किया, क्या पहन रहे हो, है ना, तुम ये कोर्स नहीं कर सकते, तुम इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। तो वो उनका डर की वजह से आ रहा, चाह वो भी सही रहे हैं कि नहीं ये ठीक हो जाए इसलिए हम करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका रिवर्स इम्पैक्ट आ जाता है। तो फैमिली सपोर्ट्स, मतलब फैमिलीज को इन सब चीज़ों के ऊपर हमको साइको एजुकेट करते हैं। वो उनको समझना चाहिए कि उनका क्या बिहेवियर है जो किस तरीके से आ सकता है। इट शुड नॉट बी इनटू एक्सट्रीम्स, मॉडरेशन में रहना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई इंसान से नहीं है, हमारी लड़ाई बीमारी से है। राइट। इन जनरल हम लोग सभी यही करते हैं कि हम लोग, है ना, प्रॉब्लम को इंसान के साथ रिलेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया तो तुम बुरे इंसान हो। लेट्स से हम लोगों का, लेट्स से पॉडकास्ट अच्छा नहीं गया, तो मैंने कहा मिहिर बेकार पॉडकास्ट लेता है, मिहिर को पॉडकास्ट लेना ही नहीं आता। राइट। यू सी इस चीज का इम्पैक्ट आप पे क्या पड़े, राइट, रादर देन लुकिंग कि किस वजह से चीजें ठीक नहीं गई, प्रॉब्लम क्या थी, हम सॉल्यूशन नहीं निकालते। सेम एडिक्शन के ऊपर जब जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो हमको पता है कि एक बीमारी है, लेकिन अगर उसने पी लिया, पेशेंट ने वापस सब्सटेंस कंज्यूम किया, तुम सही नहीं होने के, तुम्हारा हमेशा यही रहेगा, राइट। तो हम प्रॉब्लम को, इंसान को एक कर देते हैं। तो सबसे पहले उनको प्रॉब्लम को और इंसान को अलग करना चाहिए कि हमारा पेशेंट एक इंसान ही है ना, हमारा बच्चा ही है, हमारा घर का परिवार ही है, ये इस बीमारी से डील कर रहा है, तो हमको इस बीमारी के ऊपर काम करना है। तो वो एम्पैथी लेके आना बहुत ज़रूरी रहता है, वो सुनना ज़रूरी रहता है, वो स्पेस देना कि उसके साथ ये जो हो रहा है वो हमसे शेयर कर सके, राइट। ठीक है, चाहे हम उसमें कुछ ना कर पाए, लेकिन हम उसको सुन रहे हैं ना, तो उससे ही उसको इतनी पावर मिल जाती है, इतना एम्पावर्ड हो जाते हैं दैट दे कैन टेक स्टेप्स। ओके। एक वो चीज़।
दूसरा कम्युनिकेशन टाइप, कि आप कम्युनिकेट किस तरीके से करते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी हम लोग अल्फा से सिखाते हैं फैमिलीज को, ओके कि जब आप डिस्चार्ज होते हो, डिस्चार्ज होने के बाद वी आर प्रोवाइडिंग देम फैमिली सेशंस। ओके उसके टाइम पे भी हम फैमिली सेशंस रखते हैं जहाँ पे हम बताते हैं कि आप इस सिचुएशन के साथ इस तरीके से डील कर सकते हो, जो कि लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है। राइट तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बीइंग एम्पैथेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो एडिक्शन की बात चल रही है, स्मोकिंग की बात करें या अल्कोहल की बात करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कोई किसी ने मान लीजिए कि 10 साल 15 साल 20 साल स्मोक किया हुआ है या वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं और उसके बाद सडनली उनको ऐसा हो रहा है कि मैं अभी ये छोड़ना चाहता हूँ। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि जो डैमेज इतने सालों से हो रहा है वो वापस से रिकवर हो जाएगा छोड़ने के बाद? सो ये जो डैमेज की बात कर रहे हैं हम लोग, हुँ, रिकवर हो जाता है। ओके। ओके, हुँ, कंप्लीट रिकवरी नहीं आती। हुँ, ओके, बट रिकवरी आती है, थेरेपी के थ्रू आती है। आप नए नए तरीके बनाते हो हुँ, सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए, हुँ, है ना। आप अलग अलग मोडालिटीज को फॉलो करते हो, कि मैं किस तरीके से अपनी सिचुएशंस के साथ डील कर सकता हूँ, है ना। अब जैसे किसी को कैलकुलेशन नहीं आती तो वो कैलकुलेटर यूज कर रहा हुँ, है ना। हुँ, तो अलग हुँ, अलग टाइप के टूल्स आ जाते हैं। और हुँ, जो इमोशनल डैमेज होता है ना, थेरेपी में हम यही सब चीज़ें ट्रेन करते हैं, राइट। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। हुँ, आरटीएमएस के थ्रू हम डायरेक्टली ब्रेन के उन लोब्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मेडिसिन के थ्रू हम हार्मोन्स को चेंज कर रहे हैं, हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन थी, जो बैलेंस था, उसको हम वापस लेके आ रहे हैं। तो हुँ, एक रिकवरी वो हो रही है। हुँ, एक रिकवरी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की हो रही है। हुँ, एक रिकवरी आपकी इमोशनल रेगुलेशन की हो रही है, कि आप सिचुएशंस में अपने इमोशंस को मैनेज कर पाओ। हुँ, क्योंकि एडिक्शन में जो सबसे ज़्यादा चीज़ जाती है, वो सबसे ज़्यादा इमोशनल रेगुलेशन ही होता है, ओके। कि वो ही आपका सब खत्म हो जाता है। हुँ, पहले आपको कोई बाहर लड़ाई कर रहे हो आप कहीं पे, तो बाद में आके वापस दोस्ती हो जाती हुँ, है ना। बचपन में हाँ, खेल कूद के कुछ भी बात राइट। हुई। लेटर ऑन जब ये सब्सटेंसेस आने लगते हैं ना, तो वही छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगने लग जाती हैं। हुँ, आप उन चीज़ों पे अलग तरीके से इम्पैक्ट कर रहे होते हो। हुँ, छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती लगने लग जाती है, राइट। तो यही सब काम इमोशनल रेगुलेशन का होता है। तो ये सब चीज़ें थेरेपी से रिकवर होती हैं। हुँ, हॉर्मोन्स आपके साइकाइट्री से हो गए, इमोशंस आपके थेरेपी से हो गए, और बाकी हम एडजंक्ट में आपको आरटीएमएस दे ही रहे हैं। ओके। सो ऐसा ऐसा भी सुनने को मिला है या ऐसे बहुत सारे रील्स भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है कि 24 आवर्स अगर स्मोक कर रहे हो, 24 आवर्स से आपने स्मोक नहीं किया है, उसके बाद ऑटोमेटिकली बॉडी हील करना स्टार्ट कर देती है। ये बात कितनी सही है? सो जैसे आप स्मोकिंग छोड़ते हो, हुँ, है ना, तो स्मोकिंग छोड़ के टेम्परेचर जैसे राइज करने की आप बात कर रहे थे, डेफिनेटली होता है। हुँ, शाम को बढ़ता है थोड़े टाइम बाद। ठीक है, आपका जैसे कार्डियक इश्यूज की हम बात करते हैं, हुँ, थ्रू आउट द टाइम वो भी बढ़ जाते हैं, उनके चांसेस ना आने के। ओके। ठीक है, हुँ, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं कार्डियक इश्यूज आपके, बिकॉज आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत इम्पैक्ट करता है स्मोकिंग से। हुँ, कॉर्टिसोल बढ़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। हुँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो सीधा कार्डियक इश्यूज़ के ऊपर बात जाती है, राइट। ठीक है? आपके लिप्स के कलर भी इम्प्रूव होने लग जाते हुँ, हैं, लाइक विद इन अ वीक यू विल फाइंड योर लिप्स आर गेटिंग नॉर्मल ओनली, ओके। है ना? पर हुँ, काफ़ी टाइम से कर रहे हो, बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं, तो डेफिनिटली और टाइम लगेगा, डिपेंड्स हुँ, ऑन पर्सन टू पर्सन। हुँ, एंड आपकी काफ़ी ज़्यादा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आप बहुत ईज़िली देख सकते हो ना एक चेंज, आपके मोटिवेशन में देख सकते हो। ओके। अगर हम मोटिवेशन को समझे ना कि मोटिवेशन क्या चीज़ होती है, सो मोटिवेशन इज एनीथिंग, लाइक मोटिवेशन इज समथिंग, सम काइंड ऑफ अ ड्राइव which helps you to do anything, which helps you to start anything. हुँ, Even the motivation to go and wash your face, to brush your teeth, इतना छोटा छोटा भी। आप सिगरेट जैसे आज पी रहे हो, हुँ, है ना, आपने कुछ टाइम तक जैसे सिगरेट छोड़ दी, हुँ, आफ्टर अ वाइल यू स्मोक अ सिगरेट, बी माइंडफुल अबाउट इट, ओके। है ना। यू विल सी कि आपके कंधे नीचे झुकने लग जाएंगे, क्योंकि हुँ, थका हुआ महसूस होता येस। है ना। मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। जहां आप सोच रहे थे कि अभी मैं जिम जाऊंगा, रोज जिम जा रहा हूँ, जब तक सिगरेट नहीं पी रहे थे आप जिम जा रहे थे, हुँ, मोटिवेशन अप था, हुँ, ठीक है। जहां आपने वापस सिगरेट पीनी चालू करी, धीमे धीमे मन में ख्याल आने लग जाएंगे कि यार आज थोड़ा कम कर लेता हूँ, हुँ, कल चला जाऊंगा, ठीक है, आज आज मस्ती कर लेता हूँ, ठीक है। सो नाउ योर बॉडी इज लाइक, हमारा ब्रेन है ना, पैटर्न्स के ऊपर काम करता है, हुँ, तो वो पैटर्न्स वापस आने लग जाते हैं। हुँ,
पूरे के पूरे, जहाँ पे आप प्लेजर को चूज कर रहे हो स्ट्रेस के ऊपर या हार्ड वर्क के ऊपर या एक्शन के ऊपर, राइट। वहां पे फिर वही चीज बढ़ती जाती है, तो आप हर सिचुएशन में प्लेजर सीख करते हो। जैसे अवॉइड करना हो गया लोगों को बात करना, कि यार क्यों बात करनी, फालतू का क्यों इतना झंझट लेना, शांति से मैं अपना ईयरफोन लगा के गाने सुनता हूँ बस, ठीक है, ये चीज़ हो गई। या फिर मैं डाइट फोकस कर रहा था, है ना, अब सिगरेट पी ली क्योंकि अब क्रेविंग्स बढ़ गई हैं, सिगरेट पी लिया, क्रेविंग्स वापस आ गई हैं सारी, आप प्लेजर चूज करोगे तो यू विल बी लाइक हाँ आज मीठा खा लेता हूँ जाके। तो ऐसे मोटिवेशन जो आप गोल बनाते हो ना, उसको फॉलो करने का मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाता है, एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो जाते हैं। सिगरेट आप छोड़ते हो तो यही धीमे धीमे बिल्डअप होने लग जाता है ओके। वापस। आप अपने आप को एक फाइट की जो लर्निंग है वो आप अपनी हर फाइट की लर्निंग पे लगाते हैं कि आई नीड टू बी फोकस, आपका फोकस इंप्रूव हो जाता है, ब्रेन फॉग कम होने लगता है, मेमोरी इश्यूज कम होने लगते हैं। जो आप छोटी छोटी चीज भूल जाते हो ना, जो आप भूल जाते हो कि ताला लगाया था कि नहीं लगाया था, वापस जाके चेक कर रहे हैं, वो सब वापस ठीक होने लगता है, कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो स्मोकिंग के एडिक्शन की अभी हमने बात की, तो इतना डैमेज कर रहा है, गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया हुआ है, टोल फ्री नंबर्स निकाले हुए हैं रिहैब के लिए कि अगर कोई छोड़ना चाहता है तो वो भी छोड़ सकते हैं। तो उसमें और अभी जो हीलिंग सेंटर की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है? जो गवर्नमेंट के एक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, या उन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स जो खोले हैं, दे आर फॉर एवरीवन, they are available for everyone, starting with NTBS Act, okay, Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act। इसके अंदर आपको सिर्फ, अब हम लोग काम वहाँ पर गवर्नमेंट सिर्फ पकड़ने का नहीं कर रही, एनफोर्समेंट का नहीं कर रही, ओके, कि हम सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं उनको भी पकड़ रहे हैं, या फिर जो बेच रहे हैं उनको भी पकड़ रहे हैं। इट इज मोर ओवर देयर कि आप जो पेडलर्स हैं, जो बेच रहे हैं, उनके ऊपर लॉ लगता है, जो यूज कर रहे हैं उनको हम रिहैबिलिटेशन भी प्रोवाइड करते हैं, ओके। गवर्नमेंट फैसिलिटीज रहती हैं जहाँ पे हम फैमिली सपोर्ट सिस्टम्स भी चलाते हैं, और इसके साथ साथ पेशेंट का भी साइकोलॉजिकल एंड साइकाट्रिक ट्रीटमेंट चलता है वहाँ पर, which has a very good impact, and it is for general, for everyone। गवर्नमेंट फैसिलिटीज रहती हैं वहाँ पर। उसी के साथ साथ अभी इंडिया में हमारा नशा मुक्त भारत ये चल रहा है अभी, हाँ, है ना। अभी इनका 17 to 26 इन लोगों की एक वो भी चल रही है, रैली भी चल रही है, जहाँ पे लोग सब में अवेयरनेस फैला रहे हैं, स्कूल्स में भी, पब्लिक में भी। तो अवेयरनेस बढ़ाते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो इन सब चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिलती है। उसका बात करा आपने हेल्पलाइन नंबर का, तो वो है 1446, ओके, जिसमें आप कोई भी सब्सटेंस रिलेटेड इशू है आप वहाँ पे कॉल करो, सो दे विल प्रोवाइड यू हेल्प अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग। सो इट इज फॉर इन जनरल एट इमरजेंसी लेवल्स। सो अभी आपने टाइम पीरियड की बात की है, सो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है और उनको अभी हीलिंग सेंटर की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर वो आ रहा है तो अपने उनका काम भी उतना ज़रूरी है और ट्रीटमेंट भी ज़रूरी, तो यहाँ पे किस तरीके से मैनेज होता है पूरा काम? जैसा कि मैंने बोला, हम लोग जितना रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं ना कि रियल वर्ल्ड का हम दे सके, है ना, वहाँ पर हम लोगों का फ़ायदा ये रहता है कि वी ऑल्सो प्रोवाइड स्पेशल केसेस के अंदर जहाँ पे ज़रूरत रहती है, जहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट में इशू नहीं आ रहा, कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड कि उनका ट्रीटमेंट हैम्पर नहीं होना चाहिए। अगर हमको लगता है कि हैम्पर होगा तो हम लोग वहीं पे उसको इस तरीके से लेके आने की कोशिश करते हैं, इंसाइट लेके आने की कोशिश करते हैं कि वर्क इज राइट नाउ नॉट द प्रायोरिटी, योर हेल्थ इज। अदरवाइज जहाँ पे हमको लगता है कि हमारा पेशेंट मैनेज कर पा रहा है चीज़ें, सो वी डू प्रोवाइड देम टाइम पीरियड वेयर दे कैन कनेक्ट विद देयर बिजनेस पार्टनर्स, और जिनके साथ भी वो काम कर रहे हैं, या बिजनेस जिस भी तरीके से मैनेज करना है, दिन में 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, विद इन दैट टाइम इफ दे कैन। ओके। सो अभी एक चीज़ ज़्यादातर यंगस्टर्स में देखने को मिल रही है, लोग वैप का यूज़ कर रहे हैं। अब लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि अगर स्मोकिंग की एडिक्शन है आपको, उसका अल्टरनेटिव है कि आपको कम डैमेज कर रहा है वैप, और कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये उससे ज़्यादा डैमेज कर रहा है। तो मैं उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहूँगा, और आई होप कि मेरे जो ऑडियंस है वो भी जानना चाहेगी कि इसका यूज़ कितना सही है। वेप इज इक्वली हार्मफुल एज सिगरेट्स, ओके। ओके। वेप में इट्स जस्ट कि आपका निकोटिन
लेवल इज वेरी डिफरेंट, इट्स जस्ट दैट डिफरेंट, बट आपका सब्स्टिट्यूशन अभी भी नहीं हुआ है, आप अब भी स्मोक कर रहे हो, ठीक है, अब भी स्मोक जा रहा है। फिजिकल हेल्थ की बात करें तो देयर आर सम केसेस वेयर दे हैव बीन रिपोर्टेड कि सेक्सुअल इश्यूज भी आते हैं, सेक्सुअल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेयर होती है इससे, वेप्स के थ्रू, ठीक है। सो आई वुड नॉट से कि इट इज़ बेटर, आई वुड नॉट से इट इज़ बैड, इट इज़ इक्वली हार्मफुल, एंड on to the more side it is more harmful than smoking Okay. cigarettes, because smoking cigarette is something you're not doing every time, like regularly. Vape is something you can just sit over there and smoke it in front of me also. So वो चीज़ है, if you want कि तुम्हें फिर भी वो वाली हैबिट रखनी है ना, तो क्विटसी करके जो आया हुआ है, जो नो स्मोक ओनली फ्लेवर एयर वाला है, Okay. that helps a lot. It's not causing any damage. It is just and like आपका जो बिहेवियर है, एक चीज उठा के उसको हाँ. सक करने का, हाँ. स्मोक करने का, तो आप उसको ले सकते हो, पफ लेते हो, आपको सिर्फ हवा आ रही होती है, Okay. एंड विद दैट आप उसको थेरेप्यूटिकली उसको यूज करो, आप थेरेपिस्ट के साथ यूज करो, तो आपका डैमेज होना बंद हो चुका है, साथ में आप उस बिहेवियर को भी एलिमिनेट कर दे रहे हैं। सो अभी रिहैब सेंटर की बात करेंगे। लोग जब रिहैब सेंटर में जाना चाहते हैं या ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेने के बाद भी बाहर लोगों से बताने के लिए थोड़े से हिचकिचाते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि मैंने रिहैब में जा रहा हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो मेंटल हेल्थ और रिहैबिलिटेशन से जो स्टिग्मा जुड़ा हुआ है ना, ये पेशेंट की रिकवरी को भी बहुत इम्पैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों को झूठ बोल के आना पड़ता है। दे आर नॉट लाइक कि जब भी जा रहे हैं तो काम छोड़ना पड़ रहा है ना, ऑफिस में बोलना पड़ रहा है मैं हॉलीडे पे जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, है ना। आप वापस रिकवरी के बाद आप जब जाते हो वापस, तो फैमिली मेंबर्स आर लाइक भाई तुम 1-2 महीने कहाँ गायब थे, क्या कर रहे थे, यू हैव चेंज्ड बट द वर्ल्ड इज स्टिल सेम, दे स्टिल सी यू एज सेम। अब क्या होता है, वो वहां पे जाके बता नहीं पाते कि भाई मैंने तो ये कर लिया है। मैं सबके लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, आप सब पहले रिहैबिलिटेशन का मतलब समझो। रिहैबिलिटेशन 2 वर्ड्स हैं, री और हैबिलिटेशन। री माने दोबारा, हैबिलिटेशन माने कि आप अपनी फंक्शनिंग में, अपने एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में वापस जाने अपनी ऑप्टिमम फंक्शनिंग के साथ। ओके। सो जैसे फिजिकल रिहैब्स होते हैं वैसे ये भी रिहैब है ना, कि आपके जैसे हाथ कट गया, पैर कट गया, तो आपको वहां पे सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से वापस फंक्शन कर सकते हो, अपनी सारी चीजें कर सकते हो इतने लिमिटेशंस के साथ, है ना, पर अपना बेस्ट दे सकते हो। रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, यहाँ पर आके डी एडिक्शन में आप अपनी वही कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज सारी वापस गेन करते हो, ठीक है। आप जिम्मेदारी ले रहे हो अपनी कि मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है और मेरी वजह से मेरे आसपास के लोगों की जिंदगी अच्छी नहीं चल रही। सो आप वो जिम्मेदारी लेते हो अपने ऊपर काम करने की और अपने आप को सुधारते हो, अपने आप को ठीक करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ गलत है इसके अंदर। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ प्रॉब्लम, है ना। मेरे साथ ये दिक्कत है तो दिक्कत है, किसके साथ दिक्कत नहीं होती। कोई फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहा है, कोई फिजिकली अच्छा नहीं कर रहा है, कोई सोशली अच्छा नहीं कर रहा है, बहुत सारे इम्पैक्ट आते हैं। अब आप उस प्रॉब्लम को लेके बैठे हुए हो, छुपा रहे हो, तो और दिक्कत बढ़ रही है ना। आप हेल्प ही नहीं मांग रहे हो। रिहैब में आप आओगे, है ना, तो आप जिम्मेदारी ले रहे हो कि हाँ मैं रिहैब गया हूँ, मैं ठीक हुआ हूँ, है ना, मैं ठीक होना चाहता हूँ। आई ऑल्सो कंसिडर दिस एज अ प्रॉब्लम, मैं ये जानबूझ के कर नहीं रहा हूँ। यस। सो आई वुड सजेस्ट, इतना आसान नहीं है लोगों के लिए कि ये मैंने बोला और लोग इसको एक्सेप्ट करें। धीमे धीमे ही अवेयरनेस बढ़ेगी, एंड आई से कि इट्स अ गुड प्लेस। व्हेन यू गो इनटू दिस, यू आर जस्ट टेकिंग चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपने आप को ठीक करना चाह रहे हो, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि जो ऑलरेडी अभी एडिक्शंस में रिहैब सेंटर में से बाहर आ चुके हैं, या फिर अभी कोई मतलब ऐसा एडिक्शन उनको है ही नहीं, ना स्मोकिंग है या ना अल्कोहल वो कंज्यूम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे आप? देखो, जो नॉन यूजर्स हैं उनके लिए एक ही टिप है कि आप इस चीज से दूर रहो। ओके। है ना, आप जितना दूर रहोगे, जैसे हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस। ठीक है, दीज थिंग्स सीम्स फन, है ना, काफी मजे दिखाते हैं। सोसाइटी में जिस तरीके से दिखा रखा है, एक एलिवेटेड लाइफस्टाइल है ना, मजे आ रहे हैं, पी के पार्टी कर रहे हो, ठीक लगता है एक टाइम तक, लेकिन जब उससे लड़ने की बारी आती है ना, जब वो डिपेंडेंस बन जाती है, तो वो बहुत दिक्कत देता है। सो इट्स बेटर कि
इस चीज को अवॉइड करो, लाइफ में आपको वैसे ही मजा बहुत आता है, क्योंकि हम्म। जो रिकवर होके आ रहे हैं ना, उनको यही चीज समझ में आ रही है कि लाइफ में मेरी वैसे ही बहुत मजा है, हम्म। ये एक अलग मजा था जो मैं ढूंढ रहा था। हम्म। तो इट्स बेटर, जितना आप डिले करोगे, जितना आप रोक के रखोगे, डिले भी करो एक, लाइक अर्ली इनिशियल एजेस में अगर आप करते हो ना, तो और बहुत दिक्कत होती है। हम्म। कभी आपको ट्राई भी करना है तो एटलीस्ट आप 30-40 के बाद आप देखो कि कभी ट्राई किया, नॉट सेइंग कि ओकेजनल भी चले जाओ, हाँ। है ना। तो जितना रोकोगे उतना अच्छा है। दूसरा, जो रिकवरी में है अभी, हम्म। उन लोगों के लिए ये है कि जो भी आप चीजें कर रहे हो, जो भी आप चीजें सीख रहे हो रिकवरी के अंदर, जो भी स्टेजेस हैं, थोड़ा रास्ता लंबा है ना, थोड़ा थोड़ा लंबा चलेगा। 3-4 साल आपको, 3-4 साल छोड़ देते, 1 साल लेते हैं, 1-2 साल आप यही चीजें आपको माइंडफुली रेप्लिकेट करनी पड़ेंगी, है ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है। आप और मैं या फिर कोई भी बड़ा 16-17 के ऊपर का कोई भी पान शॉप पे जाएगा, वो सबसे पहले क्या देखेगा, कि या तो सिगरेट देख लेगा, तंबाकू देख लेगा, उसकी नजर वहीं वही जाएगी पहले। जाएगी, यस। वहीं अगर 6-7 साल का छोटा बच्चा हो या 10-12 साल का छोटा बच्चा हो, वो ऐसी दुकान पे जाएगा तो सबसे पहले क्या देखेगा, छोटा बच्चा है वो ही उस दुकान पे जा रहा है, तो वो देखेगा टॉफी, चॉकलेट, चॉकलेट्स देखेगा, यस। उसकी पहली नजर वहां जाएगी कि कहाँ पे सेंटर फ्रेश रखी हुई है, कहाँ पे कौन सा टॉफी कैंडी रखी हुई है, राइट। ये सारी बात होती है पैटर्न्स की, कि इस पैटर्न पे वापस आना। आपके ट्रिगर्स है ना हमेशा अवेलेबल है बाहर, दोस्त की फॉर्म में है, हाँ। लोगों की फॉर्म में है, स्ट्रेस की फॉर्म में, इमोशंस के फॉर्म में है ना। तो आपको कंसिस्टेंटली वो चीज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और आप अपना फॉलो अप्स रखो, है ना, प्रोफेशनल हेल्प को कंटिन्यूअसली रखो, उसको बीच में ड्रॉप मत करो। चाहे आपको कॉन्फिडेंस क्यों ना आ गया हो कि मैं मैनेज कर पा रहा, आपका थेरेपिस्ट आपको बोलता है, आपके प्रोफेशनल्स आपको बोलते हैं ओके नाउ यू आर फाइन, कभी भी आपको लगे कि नहीं हो रही हैं चीजें, कम बैक इमीडिएटली, ओके। कम बैक इमीडिएटली, आप तुरंत अपने थेरेपिस्ट के साथ कनेक्ट करो। दे विल हेल्प यू आउट कि ओके दिस इज समथिंग लाइक दिस, यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। राइट। और जो लोग एडिक्शन में हैं और जो छोड़ना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये टिप है कि आप एकदम से सब मत छोड़ो, एक तो प्रोफेशनल हेल्प लो, है ना। अपने ऊपर आप डिपेंड करोगे तो वो रास्ता लंबा नहीं चलेगा, ओके। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इमोशनल फैक्टर्स है, इमोशंस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ आप लाइफ में हर चीज के साथ डील कर रहे हो, काम का स्ट्रेस भी है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस भी है ना, खुद की आइडेंटिटी भी है, बहुत सारा टोल आपके ऊपर पड़ रहा होता है। और जब आप एकदम से छोड़ते हो तो विड्रॉल्स होते हैं, विड्रॉल्स होते हो तो आपकी इमोशनल स्टेट बहुत चेंज हो जाती है, बहुत स्ट्रेस में आते हो, बहुत परेशानी लगती है, तो वो रास्ता लंबा चलता नहीं है। इट्स बेटर टू गो टू अ रिहैब, टू गो टू अ थेरेपिस्ट, टू गो टू अ साइकाइट्रिस्ट, manage your withdrawals with them, then you go slowly with it, understand your emotional patterns, understand your triggers, and then you can maintain a good sobriety. Follow AA, NA, ये जो सपोर्ट सर्कल, सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो आपके साथ इस जर्नी में है, जो भी इस जर्नी से जा रहे हैं, दे कैन प्रमोट यू, दे कैन पुश यू कि ओके इट्स, यू आर नॉट द ओनली वन, इट्स हैपनिंग विद मी ऑल्सो, right? So that is how you can sustain a good sobriety. The goals that you want to achieve will be achievable then only. ओके। सो एडिक्शन की बात की है, मेंटल हेल्थ की बात की है, और आज आई नो कि बहुत सारा ऐसा हम लोगों ने टॉपिक कवर किया हुआ है जो ज़्यादातर लोगों का अभी प्रॉब्लम चल रहा है। तो उसके लिए आप एक छोटी सी अपने साइड से एक एडवाइस देना चाहोगे कि जो उनकी फैमिली है जो देख रही है, या फिर वो खुद जो है वो एडिक्शन कर रहे हैं, इस चीज़ का वो एडिक्शन में फंस चुके हैं, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं इस चीज को बोलूंगा कि ये जो आपके साथ अभी परेशानी चल रही है, जिस परेशानी से आप जा रहे हो, आपकी फैमिली जा रही है, इस चीज का इलाज है, ओके। इस चीज का ट्रीटमेंट है। इट्स नॉट समथिंग विच इज हैपनिंग नेचुरली, इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ डिसीज। और इसका डिसीज हम लोग करते हैं अच्छे से, कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होता है ना, जैसे साइकाइट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर, PSW, MSW, हम लोगों का काम ही ये है, ठीक है। और इन सब चीजों को एक जगह इकट्ठा करके हम लोग अल्फा में काम करते हैं, ओके। राइट।
सो आपको इन चीज़ों से कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी किसी भी तरीके का इश्यूज़ हो, अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि मुझे रिहैब जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, you connect with us. We'll help you at our best. We'll try to find out the best solution for you and we'll treat you with this. तो आज हम हमारे गेस्ट को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहेंगे कि इतना नॉलेज हमको पास ऑन किया है, और आई होप कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इनकी हेल्प हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग अभी पॉडकास्ट समाप्त कर रहे हैं। दूसरी बार फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।